This is lesson number 1 of Unit 1, A New World Order. The book is The World After 1945. Now study lesson number 1, डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर। डीकोलोनाइजेशन मतलब होता है कि जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने जैसे इंडिया है, अलग अलग उन्होंने कंट्रीज़ के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था। तो कैसे वो कंट्री फ्री हो गई, उन्होंने उन्हें अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो कैसे उन कॉलोनीज़ ने रिवॉल्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, और कैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ। डीकोलोनाइजेशन बेसिकली मतलब होता है कि कैसे उन्होंने रिवॉल्ट किया और अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाया, खुद की अपनी बाउंड्री क्रिएट की उन कंट्रीज़ ने, कैसे उन्होंने अपना नेशनल एंथम बनाया। ये सब अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1.0 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बुक में बता रखा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप डीकोलोनाइजेशन का मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, और आपको स्पेशल रेफरेंस दिया जाएगा अल्जीरिया और इंडोनेशिया के डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में। 1.1 इंट्रोडक्शन में हमें बता रखा है कि जो किसी की भी, अगर हमें किसी के बारे में भी स्टडी करना है तो उससे पहले उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही डीकोलोनाइजेशन एक टॉपिक है, एक प्रोसेस है, जिसको समझने के लिए हमें उसकी भी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसने डेवलपमेंट के कोर्स को बिल्कुल चेंज कर दिया था नेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस है, इसका इफ़ेक्ट हुआ था कंट्री की इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, और उसके सारे कल्चर पर उसका इफेक्ट देखने को मिला था। और जो ये प्रोसेस है, इसका बहुत इम्पेक्ट है, और इसका जो कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स है उसमें भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग करनी है, अगर हमें पढ़ना है तो दो फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, दो तरीके से इसे पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट है थ्योरेटिकल एंड सेकेंड इज फैक्चुअल। थ्योरेटिकल बोलते हैं कि थ्योरी में जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे पढ़ो कि डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, अगर इसके मीनिंग को अच्छे से ग्रैस्प करो, और जो भी आपको आंसर देने आ जाएंगे क्वेश्चंस के, जैसे व्हाट, डीकोलोनाइजेशन था क्या, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। और अगर फैक्चुअल अप्रोच के बारे में देखें तो हमें इसके रियल एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे डीकोलोनाइजेशन के बारे में। नाउ कम्स बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमें बता रखा है कि कैसे डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। पूरी की पूरी अगर हमें डीकोलोनाइजेशन के बारे में समझना है तो देखना पड़ेगा कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। जो यूरोपियन पावर्स थी, उसने इनसे डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस उसने स्टार्ट किया, किसको? कॉलोनियल रूल को। कैसे स्टार्ट हुआ? वो जो यूरोपियन एम्पायर्स थी, उन्होंने क्या दिया? एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने स्टार्ट किया वेल्थ को, रिसोर्सेज को ढूंढना। कहाँ? फार अवे लैंड्स में, यानी उस एरिया में जो उनसे बहुत दूर थे, उसमें उन्हें वेल्थ देखना स्टार्ट कर दिया। अराउंड 17th सेंचुरी उन्होंने शिप बनाने की टेक्निक सीख ली और मेरीटाइम ट्रेवल करना सीख लिया, यानी वाटर में ट्रेवल करना सीख लिया। और ये यूरोपियन एम्पायर्स कौन कौन थी? पोर्टुगीज़, डच और स्पेन, ये तीनों थी। और क्या किया इन्होंने? उन्होंने ये जो इनोवेशन की है, शिप बिल्ड किया है, इसको उसने लॉन्च किया क्या करने के लिए? और उन्होंने अपने ट्रेड को एक्सटेंड कर दिया एशिया और अफ्रीका में। ट्रेड को एक्सपैंड करने के बाद क्या हुआ? इन्होंने किस चीज़ का ट्रेड किया? स्पाइसेस का, प्रीशियस मेटल का और कॉटन टेक्सटाइल का ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और स्लोली और ग्रेजुअली क्या कर दिया? अपना कॉलोनियल रूल को इस्टेब्लिश कर दिया। इसे ही कहते हैं सेकेंड फेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। अब आया कि इसकी दो एक्सप्लेनेशन देखी जा सकती है कि जैसे कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, उसका डिक्लाइन क्यों हुआ, उसकी दो एक्सप्लेनेशन देखी जा सकती है। वो कौन कौन सी है? एक तो यूरोसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या क्या रीज़न थे कॉलोनियल रूल के डिक्लाइन की, एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है, और बोल सकते हैं कि डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट किस चीज़ से हुआ, उसकी क्या दो एक्सप्लेनेशन दे रखी है। मतलब आंसर सेम रहेगा। यूरोसेंट्रिक मतलब होता है बेसिकली कि जो बोल रहा है कि ग्रेट वॉर, जिसका एक जो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1945 में, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रीज़न रहे हैं इसके बारे में। एक्सेंट्रिक, इसका अलग फीचर है, एक्सेंट्रिक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यूरोसेंट्रिक वर्जन क्या आर्ग्यू करता है कि जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया यूरोपियन एम्पायर्स का, कब हुआ? ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद। कहाँ? यूएसए में 1929 में। और जब उनकी जो इकोनॉमी थी वो ख़राब हो गई इसकी हेल्प से, तो उन्होंने क्या किया? वो इनकरेज हो गए ताकि वो अपनी और कॉलोनीज़ बनाए। कहाँ? अफ्रीका में। और उसके बाद क्या हुआ? फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जिससे उसकी इकोनॉमी और ख़राब हो गई। और जब उनकी इकोनॉमी ख़राब हुई तो उन्होंने क्या कर दिया? ट्रेड करना स्टॉप कर दिया, ट्रेड करना बंद कर दिया। लेकिन जो डच
और जो फ्रेंच है दे वांटेड, वो अब भी चाहते थे कि जो वो उनकी ओवरसीज़ एम्पायर है वो उसको कंसोलिडेट कर सके। यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने क्या किया, फ्रेंच थी, डच थे और ब्रिटिशर्स थे। फ्रेंच ने क्या किया, अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जो किसके ऊपर लागू होगा, फ्रांस के ऊपर तो होगा ही, साथ साथ उसकी जो कॉलोनीज़ है उसके ऊपर भी लागू होगा। डच ने क्या किया, अपने मेन लैंड के साथ अपनी कॉलोनीज़ को मिलाना स्टार्ट कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी कॉलोनियल एम्पायर को स्टार्ट किया अफ्रीका में। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ एशिया में। जब एशिया में सबसे पहले हुआ इंडिया में। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो इंडिया ने क्या मांगा, अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी। और यही प्रोसेस था, यही एक टाइम था जब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग हुई थी। इससे क्या हुआ कि सभी को ये रियलाइज़ हो गया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको रियलाइज़ हो गया कि अब क्या है, उनको एक ग्रेट कोस्ट देनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से वो अपनी कॉलोनीज़ को अब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सेंट्रिक पर्सपेक्टिव था, यानी यूरोसेंट्रिक ने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बताया और एक्सेंट्रिक व्यू ने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ग्रेट डिप्रेशन का इसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं है। असली बात असली डिक्लाइन क्यों हुआ है कॉलोनीज़ का, कॉलोनियल एम्पायर का, क्यों? क्योंकि जो कॉलोनीज़ थी या कॉलोनीज़ में जो लोग रह रहे थे उन्हीं के लोगों को क्या हुआ, अपने देश के लिए उन्हीं के अंदर इमोशंस जागे हैं। उनकी ही जो एक्टिविटीज़ थी, एक्सेंट्रिक वाले बोलते हैं कि जो लोगों के एक्टिविटीज़ थी उनसे ही जो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म है वो डिक्लाइन हो गया। नाउ कम्स 1.3, व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इस टॉपिक में हमें बेसिकली डीकोलोनाइजेशन का मतलब बता रखा है। क्या हुआ डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन मतलब होता है कि जब बिगिनिंग हो गई थी एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर की। कैसा पॉलिटिकल ऑर्डर, जो सेल्फ गवर्निंग स्टेट से, यानी कि हम अपने ऊपर अब खुद का रूल करेंगे, हम किसी और कंट्री के गुलाम नहीं बनेंगे, किन्हीं और कॉलोनीज़ के गुलाम अब हम नहीं बनेंगे। डीकोलोनाइजेशन वर्ड सबसे पहले यूज़ हुआ था 1836 में। किसने यूज़ किया, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था मॉर्टिस जूलियस बून, इन्होंने यूज़ किया। और क्यों यूज़ किया, ये दिखाने के लिए कि जो कॉलोनियल पावर है इसका डिक्लाइन हो गया है। इस वर्ड का एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन हो जाना, डिसइंटीग्रेशन हो जाना, कोलैप्स हो जाना। किसका? कॉलोनियल रूल का ही। कब, कहाँ हो जाना? एशियन और अफ्रीकन नेशंस में, जहाँ ऑलरेडी उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। और क्या बोल रहा है, इसका मतलब है ये इन अ सिंपल मैनर अगर हम देखें तो डीकोलोनाइजेशन का मतलब हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो गया किसका, लीगल टेरिटोरियल कंट्रोल का। किससे? कॉलोनियल पावर से ट्रांसफ़र हो गया किसके पास? लोगों के पास, इंडिजिनियस पीपल के पास, जो उस कंट्री के लोग हैं उन्हीं के पास। और जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस है इसका मोटिवेशन किससे मिला है? नॉर्मेटिव वैल्यूज से, जैसे कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी एंड फ्रीडम एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है कि डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के अंदर खुद में इमोशंस जागे थे कि हमें अब क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, कहाँ? इंटरनल लेवल पर भी और एक्सटर्नल लेवल पर भी। इंटरनल लेवल में कहाँ आए? कॉलोनियल एम्पायर के अंदर ही आए। और एक्सटर्नल लेवल में जो पॉलिटिकल चेंजेस थे वो इंटरनेशनल लेवल पर आए। कैसे? सबसे पहले हम इंटरनल व्यू पॉइंट देखते हैं, यानी कि कैसे कॉलोनीज़ के अंदर ही पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे या जो और भी जो कॉलोनियल पावर्स थी जो ये रूल कर रही थी, इन्होंने क्या किया, इनका बैड डिसीजन मेकिंग था, इनका सप्रेशन था, इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। ये किनका? जो उन लोगों का जो उस कॉलोनी के अंदर रहते थे। इन सभी ने ही कंट्रीब्यूट किया है, किसके लिए कंट्रीब्यूट किया है? खुद इनके डिक्लाइन के लिए। अपने पैरों पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन किसके लिए? अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनीज, यानी जो कॉलोनीज़ की जो पॉपुलेशन थी उन्हीं के अंदर क्या हुआ है, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की फीलिंग इमर्ज हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने हेल्प किया है ताकि ये कन्फ्रंट कर सके कॉलोनियल पावर्स को। और एक्सटर्नल व्यू पॉइंट क्या बोलता है इंटरनेशनल लेवल पर कि अब क्या हो रहा है, जैसे ऑटोमन और स्पेनिश एम्पायर डिक्लाइन हो गई है, ऐसे ही जो ये एम्पायर है, यूरोपियन एम्पायर्स हैं, ये भी क्या हो सकता है, ये भी टाइम के साथ डिक्लाइन हो जाएगी। इनके ऊपर भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया था कि अब तुम भी नहीं चल पाओगे। और जो नेशन स्टेट था, जिनकी खुद की डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम वगैरह होती है, इंडिपेंडेंस होती है, इनको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता था एट अ इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी नेशन स्टेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था रादर ऑल दीज एम्पायर्स।
और क्या बता रखा है यहाँ कि यूरोसेंट्रिक व्यूज़ भी था, कि इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये नहीं बोला कि जो रेशियल इनइक्वालिटी है, कलर बेस्ड इनइक्वालिटी है या इनजस्टिस हो रही कॉलोनीज़ में, उसको ख़त्म करो। नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल, किसका कंट्रोल, जो कॉलोनीज़ का कंट्रोल है उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि इसको अब हटा दो, हमें नहीं चाहिए। और जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है, इसको स्पीड या इसकी मोमेंटम कब ज़्यादा बढ़ी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। कब? जब ऑलरेडी इंडिया ने भी क्या कर दिया 1947 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये भी डीकोलोनाइज हो चुके थे इंडिया वाले। और कब? यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस जगाई है यहाँ। और जो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप थी वो भी पहले 1945 में 51 थी, जबकि 1965 में बिल्कुल 20 सालों के बाद ही 117 हो गई थी। अब हमें क्या करना है, डीकोलोनाइजेशन का मतलब समझना है। क्या समझना है कि एक मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, इसका एक प्रोसेस है, बहुत डीप मीनिंग है इसका, तो वो समझना है। कब ये स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, एंड ऑल दिस स्टफ। 1.4 व्हेन डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ? जब पॉलिटिकल चेंज था जो 1940 ऑनवर्ड आया। कब? ग्लोबल स्केल पर। और जो इसकी स्पीड थी वो, और जो इसका इंटेंसिटी, जो इसकी स्पीड थी वो बहुत ही ड्रामेटिक थी। यानी सब सरप्राइज थे ये देख कर कि कैसे डीकोलोनाइजेशन हो रहा है, कैसे कंट्रीज़ कॉलोनियल पावर्स के रूल को अब ख़त्म कर रही है। कॉलोनियल पावर्स था, उनको वो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनी वाले जो लोग थे, दे वर फेसिंग रेजिस्टेंस। जो कॉलोनियल पावर्स थी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे कॉलोनाइज्ड पीपल से। क्यों? क्योंकि अब वे नहीं चाहते थे कि दे वर नो लॉन्गर इन सपोर्ट ऑफ एनी कॉलोनियल पावर। जो कॉलोनियल पावर्स थी वो एक बड़ी बुरी तरीके से हार गई थी। जैसे कि जो डच वाले लोग थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डच, स्पेनिश और फ्रेंच, ये ब्रिटिशर्स, ये सारे रूल कर रहे थे। तो जो डच थी दे लोस्ट इन ईस्ट इंडीज़, यानी 1949 में ये हार गई। ब्रिटिशर्स को भी भगा दिया गया था इंडिया के थ्रू 1947 में। और जो फ्रेंच थे इन्होंने भी मिलिट्री डिफीट को फेस किया। कहाँ? इस एक एरिया पे 1954 में। कहाँ? डाइन पॉइंट फू। I don't know whether I'm pronouncing it right or wrong. You by check yourself. Check by yourself. I don't know whether I am pronouncing it right or wrong. द फोरमोस्ट क्रिटिकल लिटरेचर, यानी एक लिटरेचर, एक बुक आई जिसने क्या किया, जिसने इन्फ्लुएंस किया कि डीकोलोनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग। और उस बुक का नाम था, उस लिटरेचर का नाम था द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाय फ्रांस फैनॉन वेयर, जहाँ उसने क्या डिस्क्राइब किया कि एक वायलेंट फिनोमेना को डिस्क्राइब किया। और क्या था, उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। जैसे इंडिया में पार्टीशन हुआ 1947 में, अल्जीरिया में वॉर हुआ था, और इंडो चाइना में वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसे ब्लडी वायलेंस हुआ है ब्लडी वायलेंस हुआ है इंडोनेशिया में, और कोरियन वॉर हुआ है। ऐसे बहुत सारे वॉर हुए हैं जिसकी हेल्प से क्या किया उन्होंने, समझाया कि डीकोलोनाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों कंट्रीज़ को अब कॉलोनियल जो कॉलोनीज़ है उनके अगेंस्ट जाना चाहिए, क्यों कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट जाना चाहिए लोगों को। इस बुक में उन्होंने ये समझाया है। डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस को एक और तरीके से भी समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनीज़ थी उन्हीं के अंदर डेवलपमेंट हुई थी। किस चीज़ की डेवलपमेंट हुई थी? वहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था कॉलोनियल पावर्स ने। क्यों? क्योंकि जो लोग थे दे नो लॉन्गर वांट देयर रूल ओवर देम, यानी अब वो नहीं चाहते थे कि अब कॉलोनियल पावर्स हमारे ऊपर अब भी रूल करे। और जो उनका इक्वालिटी या फ्रीडम या राइट्स के अगेंस्ट जो वो काम कर रही थी, जो कॉलोनियल पीपल थे वो नहीं चाहते थे अब ये काम करे। और उनके अंदर क्या थी, इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो रही थी, यानी कि वो अब नहीं चाहते थे कि अब हमारे ऊपर ये जो कॉलोनीज़ है वो रूल करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उसके डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस कहाँ हुआ, जो इंडोनेशिया में और अल्जीरिया में हुआ।